हेलो मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को अभिवादन। मित्रों, कल हमने संधि के उपभेदों के साथ साथ भाई संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के उपभेद, स्वर संधि के उपभेदों में एक उपभेद है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की कि संधि करने के नियम कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने से पहले मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के विषय में भी जानकारी प्रदान की थी कि भाई उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल स्वर होते हैं हमारे और एक होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं ये मैंने कल बताया, आ, ई, उ और री, ये मूल स्वर वर्ण हैं। और संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन स्वरों की मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी। फिर बताया था कि संधि स्वर वर्ण जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ संधि स्वर और एक संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वरों के अंतर्गत वे स्वर ध्वनियां आती हैं जो दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बनी हुई होती हैं, और संयुक्त संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत वे ध्वनियां आती हैं जो दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से बनी हुई होती हैं। इस तरह कल हमने जानकारी प्राप्त की और उसके बाद में फिर हमने जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है उस दीर्घ स्वर संधि में संधि करने के संकेत सूत्र क्या हैं उन पर भी हमने चर्चा की। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करवा दूं, इसके जो संकेत सूत्र हैं संधि करने के संकेत सूत्रों में पहला संकेत सूत्र है इसका कि भाई आ या बड़े आ के बाद में आ या बड़ा आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ा आ। दूसरा संकेत सूत्र ये था कि ई या बड़ी ई के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। तीसरा संकेत सूत्र ये था कि उ या बड़े उ के बाद में उ या बड़ा उ आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। और चौथा संकेत सूत्र ये था कि री या दीर्घ री के बाद में यदि री या दीर्घ री आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री स्वर वर्ण हो जाता है। ये हमारे चार संकेत सूत्र हमने कल पढ़े और इसका एक एक उदाहरण भी मैंने आपको बताया था संधि करने का। आज हम ये देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों में पहचान क्या होती है, साथ में उनका विच्छेद कैसे किया जाता है। मित्रों, संधि करना तो इन संकेत सूत्रों के आधार पर बिल्कुल आसान है और ये संकेत सूत्र आपको याद भी हैं, लेकिन विच्छेद करने में हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी आती है और वो क्या आती है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो हमें यही आना चाहिए कि कोई भी शब्द है उस शब्द का वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है, वर्ण विन्यास किस तरह से किया जाता है। यहां हम विच्छेद करने के तरीके के साथ साथ वर्ण विच्छेद करना भी सीखेंगे, वर्ण विन्यास करना भी सीखेंगे। शब्दों में आने वाली प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग करके लिखना, उन ध्वनियों को आपस में स्वरों के साथ जोड़ करके लिखना, ये सारी बातें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं और इस तरह के प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अब हमें जो है विच्छेद करने का तरीका देखना है कि इसके अंतर्गत जो आने वाले उदाहरण होंगे उनका हम विच्छेद किस तरह से करेंगे। जैसे मान के चलिए सरल सा और सीधा सा शब्द दिया गया है शांत। हमें देखना है क्या इस शब्द का भी संधि विच्छेद हो सकता है। तो संधि विच्छेद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो विच्छेद किस तरह से किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि जो भी शब्द दिया गया होता है हमारे लिए संधि विच्छेद करने के लिए, सबसे पहले उस शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना चाहिए। सबसे पहले दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद तो सर्वप्रथम हम करेंगे दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद।
ये शब्द दिया गया है, इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। हमें नहीं पता कौन सी संधि है कौन सी नहीं है। हम धीरे धीरे सभी संधियों के तरीके और नियम दिए गए शब्दों में लगाते हुए चलेंगे। शांत शब्द कैसे बनाएं, इसका सबसे पहले हमें वर्ण विच्छेद करना है। देखिए मित्रों, पहले ध्वनि आती है व्यंजन की, और इस व्यंजन ध्वनि में कौन सा स्वर मिला हुआ है, दीर्घ आ, अलग लिख दिया हमने। फिर ध्वनि है ना की, ये ध्वनि मिली हुई है किसमें, ता में, और ता में कौन सा स्वर है, छोटा। इन ध्वनियों के योग से ये शब्द बना है शांत। तो सबसे पहले दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद किया जाता है। इस तरह शब्द में दी गई प्रत्येक ध्वनि को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो हमने दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद कर लिया। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये देखेंगे, अभी हमने केवल दीर्घ संधि पढ़ी है, संधि के नियम पढ़े हैं, और दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने देखा कि भाई दीर्घ स्वर संधि में संधि करने पर बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है और बड़ी ई। यही तो होते हैं संधि करने पर संधि के सूत्रों के अंतर्गत हमने पढ़ा था। दीर्घ स्वर संधि में संधि करने पर या तो बड़ा आ बनता है, या बड़ी ई बनती है, या बड़ा ऊ बनता है, या फिर बड़ी ई। अगर कोई शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो उसमें इन चारों ही स्वर वर्णों में से कोई ना कोई सा स्वर वर्ण जरूर होगा। अगर इनमें से कोई सा स्वर वर्ण दिया गया है तो आप उसे चिन्हित कर लीजिए। हम देखते हैं इस शब्द में हमने ध्वनियों को अलग अलग करके लिख लिया। यहां पर हमने देखा कि बड़ा आ रहा है, और हम जानते हैं बड़ा आ दीर्घ स्वर संधि में ही आता है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में जब आ के बाद में आ जाए तो दोनों के स्थान पर बड़ा होता है। ये आ ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, ये दूसरा आ भी ह्रस्व हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां पर लिख रहा हूं कि भाई बड़ा आ तो दीर्घ स्वर संधि में ही होता है। तो हमने यहां पर चिन्हित कर लिया। तो विच्छेद करने में दूसरे नंबर पर सबसे पहले तो आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे शब्द का, जो इस तरह से कर लिया। वर्ण विच्छेद के बाद में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत जो ध्वनियां बनती हैं वो ध्वनियां उस शब्द में दी गई हैं या नहीं। अगर दी गई हैं तो उन्हें चिन्हित कर लेंगे। तो दूसरा बिंदु यह है कि इस संधि के समस्त उदाहरणों में आ, ई, उ या दीर्घ इन चारों में से ही कोई ना कोई सा स्वर वर्ण जरूर होगा। तो इस संधि के समस्त उदाहरणों में आ, ई, उ, री में से कोई सा स्वर वर्ण अवश्य होगा। ये रसा बड़ा दिया हुआ है, आपने चिन्हित कर लिया, उसे दिया हुआ होगा। तीसरी बात, यदि दिया हुआ है इनमें से कोई सा स्वर वर्ण तो दिए गए स्वर वर्ण को चिन्हित कर लें। दिए गए स्वर वर्ण को क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लें, तथा उसे पुनः निम्नानुसार विभाजित कर लें। कैसे विभाजित करेंगे साहब? ये तीन चरण तो आपकी समझ में आ गए संधि विच्छेद करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी शब्द दिया गया है उस शब्द का हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्ण विच्छेद। हमने इस शब्द का वर्ण विच्छेद कर लिया।
वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें क्या देखना है, क्योंकि हम जानते हैं संधि के सभी उदाहरणों में इन चारों ही स्वर वर्णों में से कोई सा स्वर वर्ण अवश्य होगा, तो ये रहा सा स्वर वर्ण। फिर दिए गए स्वर वर्ण को, जो भी स्वर वर्ण दिया गया है इन चारों में से, तो दिए गए स्वर वर्ण को हम क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। हमने चिन्हित कर लिया और चिन्हित करके उसे पुनः निम्नानुसार विभाजित करेंगे। तो कैसे विभाजित करना है हमें, अब वो देखना है इसी तीसरे बिंदु में। विभाजित कैसे करेंगे, देखो अगर दिए गए शब्द में दीर्घ आ दिया हुआ है तो उस दीर्घ आ को हम विभाजित कर देंगे आ प्लस आ में। अब हमें संधि के नियम से उल्टा चलना पड़ेगा। नियम में हमने पढ़ा था कि आ के बाद में आ के आने पर संधि युक्त पद में क्या बनता है, बड़ा आ। तो संधि युक्त पद में तो बड़ा आ हो गया। अब संधि युक्त पद में ये बड़ा आ हुआ किसका है, आ प्लस आ का। ये दीर्घ आ भी हो सकता है और ह्रस्व भी हो सकता है। दीर्घ आ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है प्रथम दृष्टया आप ह्रस्व रूप में ही लिखें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इधर कौन सा शब्द बनने वाला है और इधर कौन सा शब्द बनने वाला है। इसकी बात मैं बताऊंगा। अगर दिए गए शब्द में कहीं बड़ी ई है तो उसे चिन्हित करके हम विभाजित कर लेंगे ई प्लस ई में, और अगर दिए गए शब्द में कहीं पर बड़ा ऊ है तो उस बड़े ऊ को विभाजित कर लेंगे ऊ प्लस ऊ में, और दिए गए शब्द में कहीं पर दीर्घ री है तो उस दीर्घ री को हम विभाजित कर लेंगे री प्लस री में। ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा। सबसे पहले दिए गए शब्द में आप यूं वर्ण विच्छेद करेंगे उसका, दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद करने के बाद आप यूं देखेंगे कि आ ई ऊ और री में से कोई सा स्वर वर्ण दिया हुआ है क्या। अगर दिया हुआ है तो उसे चिन्हित कर लेंगे, और तीसरे चरण में उसे चिन्हित करके आप निम्नानुसार विभाजित करेंगे। अगर बड़ा आ है तो आ प्लस आ में, बड़ी ई आ रही है कहीं तो ई प्लस ई में, बड़ा ऊ कहीं आ रहा है तो ऊ प्लस ऊ में, और बड़ी री कहीं आ रही है तो री प्लस री में उसे विभाजित कर लेंगे। तो देखिए साहब, इधर बड़ा आ रहा है, हमने बड़े आ को विभाजित कर लिया है आ प्लस आ में। हम जानते हैं कि आ के बाद में आ के आने पर बड़ा आ होता है संधि करने पर, और ये संधि युक्त पद है। अब हमने इसे आ प्लस आ में विभाजित कर लिया। मैंने आपको अपना सुझाव दिया है, आप ये भी कह सकते हैं साहब इधर बड़ा आ क्यों नहीं किया, क्योंकि बड़े आ के बाद में छोटे आ के आने पर भी बड़ा आ होता है, छोटे आ के बाद में बड़े आने पर आके आने पर भी बड़ा आ ही होता है, और दोनों ओर अगर बड़े आ रहे हैं तो भी बड़ा आ ही होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है मित्रों, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि हमने इस शब्द को यहां से तोड़ा है, ठीक है, यहां से अलग अलग होगा ये सब। बड़े आ की ध्वनि को हमने तोड़ दिया तो एक ओर तो इधर ध्वनियां उतर करके आएंगी ऊपर से, और एक ओर इधर ये ध्वनियां उतर के आएगी ऊपर से। अब बनने वाले शब्द क्या होंगे इसका पता तो बाद में लगेगा ना, तो हम देख लेंगे। चलिए साहब, अब इस सा की ध्वनि को हमने यहां उतार लिया, इस आ को तो हमने विभाजित कर ही दिया है, इससे कोई मतलब अब हमारा रहा नहीं है। इन ध्वनियों को हमने यहां पर उतार लिया, अब इनको हम मिला करके लिखेंगे। इस तरह से आपने विभाजित कर लिया। अब चौथा हमारा चरण क्या बनेगा, विभाजित करने के बाद अब दोनों ओर की ध्वनियों को, अब दोनों ओर की ध्वनियों को मिलाकर लिखें। अब दोनों ओर की ध्वनियों को हमें मिला करके लिखना है। सा में छोटे आ के मिलने से सा का हलन कट गया, आ दिया हुआ है ये, ना मिलेगा ता में, और ता में मिल जाएगा छोटा आ, और शब्द बन गया अंत। चौथा चरण ये कह रहा है आप दोनों ओर की ध्वनियों को मिलाकर लिखें, तो हमने दोनों ओर की ध्वनियों को मिलाकर लिख लिया। पांचवा चरण क्या कह रहा है, अब ये देखें कि दोनों ओर बनने वाली इकाइयां सार्थक हैं
या नहीं, तथा उनमें कोई वर्तनीगत अशुद्धि तो नहीं है। उनमें कोई वर्तनीगत अशुद्धि तो नहीं है। देखते हैं साहब दोनों ओर की इकाइयों को। स प्लस अंत हम जानते हैं स उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब होता है सहित। बिल्कुल सही है। ये प्रथम शब्द के रूप में निकलने वाला शब्द सार्थक शब्द हो सकता है, तो ये उपसर्ग के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग भी शब्द के साथ जुड़कर के अपना अर्थ प्रदान करते हैं, सार्थक होते हैं उपसर्ग। ये बात अलग है कि भाषा में इनका स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये शब्द के साथ जुड़कर के अपना अर्थ प्रदान करते हैं, सार्थक होते हैं। इधर आ गया शब्द अंत। अंत इसी तरह से लिखा जाता है, तो अंत शब्द की वर्तनी भी सही है, और इधर निकलने वाला ये सा उपसर्ग ये भी सही है। ये यही कह रहा है पांचवा बिंदु कि अब यह देखें कि दोनों ओर बनने वाली इकाइयां सार्थक हैं या नहीं। तो दोनों ओर की इकाइयां सार्थक हैं, तथा उनमें कोई वर्तनीगत अशुद्धि तो नहीं है। तो हाँ, इनमें कोई वर्तनीगत अशुद्धि भी नहीं है। मित्रों, यदि इनमें वर्तनीगत अशुद्धि होती तो हम मात्रागत वर्तनीगत अशुद्धि को दूर कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई बड़े आगे बाद में छोटे आगे आने पर भी बड़ा होता है, छोटे आगे बाद में बड़े आगे आने पर भी बड़ा ही होता है। अगर शब्द की अंतिम ध्वनि में ह्रस्व और दीर्घ वाली मात्रा का कोई अंतर होता तो हम उसे सुधार लेते। यहाँ अगर हमें दीर्घ करना होता तो हम दीर्घ कर लेते। ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें इस शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को दीर्घ करना होता तो हम कर लेते, क्योंकि यहाँ हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि हम यहाँ दीर्घ आ भी कर सकते थे ह्रस्व आ के स्थान पर, लेकिन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमने तो बड़ी आ को यहाँ मूल स्वर वर्णों में विभाजित कर दिया और उसी से हमारा काम चल गया। दोनों ओर बनने वाली इकाइयां सार्थक हैं, वर्तनीगत दृष्टि से शुद्ध हैं, तो हमें और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से हम दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से और हम समझते हैं। यहाँ जैसे अगला उदाहरण दिया गया है हमारे लिए, सावधान। और इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले दिए गए शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है। सा में बड़ा आ है, वा में छोटा आ है, धा में बड़ा आ है और ना में है छोटा आ। इस तरह शब्द में दी गई प्रत्येक ध्वनि को पृथक पृथक लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। मित्रों, इधर से ही चलेंगे हम जानते हैं बड़ा आ गया, और बड़ा होता है दीर्घ संधि में, और कब होता है ये, जब आ के बाद में क्या आ जाए, आ। हमने बड़े आ को विभाजित कर दिया आ प्लस आ में। यहां से देखते हैं कि यहां से हमारी बात बनती है या नहीं, क्या यहीं पर संधि हुई है, ये हम देख लेते हैं। अब बड़े आ को हमने आ प्लस आ में विभाजित कर दिया, तो अब बड़े आ से हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब इस स की ध्वनि को हमने यहां उतार लिया और इन ध्वनियों को हमने यहां लिख लिया। जब इस तरह से हमने ध्वनियों को लिख लिया, तो अब इन ध्वनियों को हम मिलाकर के भी लिखेंगे। सा में छोटा आ मिल गया, बन गया सा। इधर ये आ दिया हुआ है ही, बा में छोटा आ मिल गया तो बा का हलंत हट गया, धा में बड़ा आ मिल गया तो धा का हलंत हट गया, ना में छोटा आ मिल गया तो ना का हलंत हट गया और बन गया अवधान। अब हम देखते हैं मित्रों, जो हमारा पांचवा चरण कह रहा था कि अब दोनों ओर बनने वाली इकाइयों को देखते हैं, इकाइयां सार्थक हैं या नहीं। तो देखिए, दोनों ओर की इकाइयां बिल्कुल सार्थक हैं। सा जो अभी आया था शांत में, इसका मतलब सहित होता है, और अवधान का मतलब ध्यान होता है। अवधान भी ऐसे ही लिखा जाता है, स प्लस अवधान से बन गया सावधान। दोनों ओर की जो इकाइयां हैं बिल्कुल सार्थक हैं और वर्तनीगत दृष्टि से शुद्ध हैं,
तो सावधान शब्द का संधि विच्छेद हो गया, स प्लस अवधान। मित्रों, हम किसी भी नए शब्द का या कठिन शब्द का भी इसी तरह संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद करते समय हमें ये देखना होता है कि दोनों ओर की इकाइयां सार्थक हैं या नहीं है। सावधान का मतलब भी क्या होता है? ध्यान सहित, और सा का मतलब सहित, और अवधान का मतलब ध्यान। ध्यान सहित ही तो सावधान है। दोनों ओर की जो इकाइयां हैं अर्थ की दृष्टि से उस शब्द से संबद्ध होनी चाहिए। ये संधि की कसौटी भी कहती है इस बात को। अब अगला शब्द देखते हैं हम कि कहां पर किस तरह से मात्रागत अशुद्धियों को हम दूर करते हैं, कहां किस तरह के शब्दों में इस तरह की वर्तनीगत अशुद्धियां होती हैं। इन चीजों को भी हमें जैसे देखना है। जैसे मान के चलिए शब्द दिया गया है मित्रों आपके लिए महिष। धीरे धीरे ऐसे ही हमारी समझ बढ़ती हुई चली जाती है शब्दों को लेकर के। हमें पता लगता है कि शब्द का वास्तविक रूप क्या है, वो किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उच्चारित किया जाता है। शब्द महिष दिया हुआ है, इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले दिए गए शब्द का हम करेंगे वर्ण विच्छेद। मां में छोटा आ है, हा में बड़ी ई है, और सा में छोटा आ है। आप एक साथ उस जगह पर क्यों पहुंचे? मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सभी शब्द आपको रटे हुए हैं। मैं जैसे ही बोर्ड पर यह शब्द लिख रहा हूं आप झट से अपने मन में उसका संधि विच्छेद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बालक आपसे यह पूछे कि आपने इसको यहीं से क्यों तोड़ा, ये और कहीं से क्यों नहीं टूटा, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा आपसे कि किस तरह से उसको संतुष्ट किया जाए। आप इस तरह से उसे संतुष्ट कर सकते हैं। ये संधि का बिल्कुल निचला पायदान है और उस निचले पायदान से हम ऊपरी पायदान पर पहुंचेंगे। क्रमशः अपने बेस को भी हमें मजबूत करना है। तो देखिए यहां हमने इसका वर्ण विच्छेद कर लिया। वर्ण विच्छेद करने के बाद में हमने देखा आ तो मूल स्वर वर्ण है और मूल स्वर वर्णों के टुकड़े नहीं होते, खंड नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं मूल स्वर वर्ण है, किसी अन्य स्वर वर्ण के योग से बना ही नहीं। संधि स्वर वर्ण ही तो टूटते हैं। और संधि स्वर वर्ण मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई उत्पत्ति की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर वर्ण और संधि स्वर वर्ण। इसीलिए मैंने वो बात आपको बताई थी। मूल स्वर वर्ण ये है हमारे आ, ई, उ और री, और शेष जो स्वर वर्ण है हमारे वो संधि स्वर वर्ण है। तो मूल स्वर वर्ण है, तो जब किसी अन्य स्वर वर्ण के योग से बना ही नहीं है तो टूटेगा क्यों? आगे बढ़ेंगे हम। फिर आ गया सा बड़ी ई। हम जानते हैं बड़ी ई कौन सी संधि में होता है? दीर्घ संधि में। और कब होता है बड़ी दीर्घ संधि? जब ई के बाद में क्या आ जाए? ई के बाद में ई के आने पर ही तो बड़ी ई होता है संधि करने पर। अब देखते हैं मित्रों ये ध्वनियां होकर के यहां आ जाएंगी और ये ध्वनियां होकर करके यहां आ जाएंगी। अब दोनों ओर बनने वाले हम शब्दों को देखेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं इधर कौन सा शब्द बनना है, इधर कौन सा शब्द बनना है। यहाँ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इधर भी बड़ी हो सकती है और छोटी हो सकती है, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है इसका कि भाई ई या बड़ी ई के बाद में यदि ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? बड़ी। ये संकेत सूत्र हमने पढ़ा भी है। अब मिला के देखते हैं इन्हें। मां में छोटा मिल गया तो मां का हलन घट गया, हा में छोटी मिली तो हा का हलन घटा। इधर आगे बढ़े, ई दिया हुआ है ही, सा में छोटा मिला तो सा का हलन घट गया। अब देखो मित्रों, अब पांचवा चरण हमारा यही कह रहा था कि दोनों ओर बनने वाले शब्दों की वर्तनी देख लेते हैं। अगर वर्तनीगत अशुद्धि है तो उस वर्तनीगत अशुद्धि को हम दूर कर लेते हैं, और वर्तनीगत अशुद्धि वहीं पर दूर होगी जहां पर हमने अपनी मर्जी से इन ध्वनियों को लिखा था। क्यों? क्योंकि बड़ी ही भी हो सकती है और छोटी ही भी हो सकती है। इधर भी बड़ी ही हो सकती है और छोटी ही हो सकती है। हम कर सकते हैं ये तो। अब यदि मित्रों हम जानते हैं कि मही इस तरह से नहीं लिखा जाता। मही का मतलब होता है पृथ्वी, और मही में हा में आती है बड़ी की मात्रा। ये इसका शुद्ध रूप है मही। और हम जानते हैं इस नहीं होता, शब्द होता है ईश। ईश का मतलब स्वामी। इसका मतलब यह है कि दोनों ओर बनने वाले जो शब्द हैं वो वर्तनीगत दृष्टि से अशुद्ध है। संधि विच्छेद तो यहीं से होगा,
लेकिन निकलने वाले जो शब्द हैं यहाँ, ये दोनों ही वर्तनीय दृष्टि से अशुद्ध हैं, मात्रागत अशुद्धता है इनमें। तो उस मात्रागत अशुद्धता को हमने यहाँ दूर कर लिया विकल्प से, क्योंकि हम जानते हैं मई की शुद्ध वर्तनी ये है और ईस्ट की शुद्ध वर्तनी ये है, ईस्ट, क्योंकि ये इस शब्द कहीं भी नहीं निकल करके आएगा, ये कहीं भी निकलने वाला नहीं है। और ये जो शब्द है मही, ये भी कहीं निकलने वाला शब्द नहीं है। ईस्ट इसी तरह से लिखा जाता है और मही का मतलब पृथ्वी, ये इसी तरह से लिखा जाता है। मही प्लस ईस्ट, ये इसका सही संधि विच्छेद हो गया। अब मही प्लस ईस्ट से यदि आप शब्द बनाएंगे तो महिष शब्द ही बनेगा। देखिए आप, मही प्लस ईस्ट से संधि करना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मही प्लस ईस्ट, हम जानते हैं मही की अंतिम ध्वनि क्या है, बड़ी ई, और ईस्ट की प्रारंभिक ध्वनि क्या है, बड़ी ई। जब ई के बाद में ई आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ी ई, ये ध्वनियां उतर करके यहां आ जाएंगी, ये ध्वनि उतर के यहां आ जाएगी, मिला के लिखेंगे तो हाँ में बड़ी ई मिल जाएगी और शब्द क्या बनेगा मित्रों, महिष। महिष राजा का पर्यायवाची है। महिष किसका पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची है। राजा के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं हम, अगला शब्द है मित्रों, जैसे नयनाभिराम। इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है, नयनाभिराम का। वर्ण विच्छेद करेंगे हम, ना में छोटा आ है, या में छोटा आ है, ना में बड़ा आ है, भा में छोटी ई है, रा में बड़ा आ है और मा में है छोटा। इन ध्वनियों के योग से बन गया हमारा नयनाभिराम। अब हमें ये देखना है मित्रों कि नयनाभिराम शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ। हम इधर से ही चलेंगे क्रमशः। ये आ है, मूल स्वर वर्ण है, नहीं टूटेगा। ये आ मूल स्वर वर्ण है, नहीं टूटेगा। बड़ा आ मूल स्वर वर्ण नहीं, टूट जाता है। हम जानते हैं बड़ा आ होता है दीर्घ संधि में, और कब होता है, जब आ के बाद में आ जाए। बड़ा आ भी हो सकता है और छोटा आ भी हो सकता है। दोनों ओर बनने वाले शब्दों की वर्तनी इस बात का निर्णय करेगी कि यहां हमें बड़ा आ करना है या छोटा आ करना है। अब इन ध्वनियों को आप नीचे उतार करके लिख लीजिए। यहां हमने इस तरह से ध्वनियों को नीचे उतार करके लिख लिया और इन ध्वनियों को हमने यहां नीचे उतार के लिख लिया। अब मिला के लिखा, ना में छोटा मिल गया, या में छोटा मिल गया, ना में छोटा मिल गया, बन गया नयन। इधर आ ई, बा में छोटी की मात्रा मिल गई, रा में बड़ा मिल गया, मा में छोटा मिल गया, बन गया अभिराम। अब दोनों ओर बनने वाले शब्दों की वर्तनी देखी। नयन इसी तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है। अभिराम इसी तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है। तो मित्रों, अभिराम और नयन दोनों ओर बनने वाले शब्दों की वर्तनी बिल्कुल सही है। तो यहाँ मात्रागत कोई अंतर ही नहीं आया, तो हमें कोई सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है और सही संधि विच्छेद हो गया हमारा नयन प्लस अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। मित्रों, हमें युग्म शब्द भी आते हैं तो साथ साथ में इस तरह की जानकारी भी हम प्राप्त करते हुए चलें। अभिराम का मतलब तो सुंदर होता है और एक शब्द और होता है अविराम। अविराम का मतलब होता है बिना विराम के, यानी लगातार बिना रुके, लगातार या बिना रुके। तो इस तरह से अपना शब्दकोश भी हम लोग बढ़ाते हुए चलें। अगले शब्द पर हम चर्चा करें, जैसे हमें संधि विच्छेद किस तरह से करना है, यही बात हमें देखनी है दिए गए किसी भी नए शब्द का। जैसे शब्द दिया गया हमारे लिए गुरुपदेश। गुरुपदेश में रा में जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है। रा के साथ में अगर हम छोटे ऊ स्वर वर्ण का योग करते हैं तो ये स्थिति होती है, और रा के साथ में यदि हम बड़े ऊ को मिलाते हैं तो स्थिति ये होती है, इस तरह से। ये छोटे ऊ और बड़े ऊ, रा के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस तरह से मिलाया जाता है, उनकी मात्राएं किस तरह से लगती हैं, ये आप देखें। अगर इस तरह से है तो समझो छोटा ऊ मिल रहा है रा में
और अगर इस तरह से है तो समझो आप रा में बड़ा हुआ है। तो शब्द दिया गया है, मान के चलिए गुरुपदेश आपके लिए, और इस शब्द का हमें करना है संधि विच्छेद। तो सबसे पहले दिए गए शब्द का आप करेंगे वर्ण विच्छेद। तो गा में दिया हुआ है छोटा ऊ, रा में है बड़ा ऊ, पा में छोटा आ है, दा में है ए और सा में है छोटा आ। इधर से ही आप चलेंगे, आ जो ऊ है ये मूल स्वर वर्ण है, नहीं टूटेगा। बड़ा ऊ मूल स्वर वर्ण नहीं है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। हम जानते हैं बड़ा ऊ दीर्घ संधि होता है कब, जब ऊ के बाद में ऊ आ जाए। हमने बड़े ऊ को विभाजित कर दिया। अब इन ध्वनियों को तो हम यहाँ नीचे उतार करके लिख लेंगे साहब। हमने इन ध्वनियों को यहाँ नीचे उतार के लिख लिया और इन ध्वनियों को हम यहाँ पर नीचे उतारेंगे और फिर हम इन ध्वनियों को मिला करके लिखेंगे। गा में छोटा ऊ मिल गया तो गा का हलंत हट गया, रा में छोटा ऊ मिला तो रा का हलंत हट गया, ऊ दिया हुआ है, पा में छोटा मिल गया, पा का हलंत हट गया, दा में ए मिल गया तो दा का हलंत हट गया, सा में आ मिल गया तो सा का हलंत हट गया और शब्द बन गए हमारे गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। गुरु शब्द की वर्तनी सही है, ऐसे ही लिखा जाता है, और उपदेश शब्द की वर्तनी भी सही है, उपदेश शब्द भी ऐसे ही लिखा जाता है। जहां कोई मात्रागत अंतर वाली बात नहीं होती मित्रों तो इसी तरह से लिख दिया जाता है और हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है मित्रों जैसे होत्रिकार, और इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। कैसे बनाए साहब? ये हा में ओ है, ता में है दीर्घ री, का में बड़ा आ और रा में छोटा आ। मित्रों इधर से चलेंगे हम। अभी हम केवल दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं और दीर्घ स्वर संधि में हमने पढ़ा कि संधि उत्पद में आ बनता है या ई या ऊ या फिर दीर्घ री, यही चार स्वर वर्ण बनते हैं। ओ कहां बनता है इसकी बात आगे करेंगे हम, फिलहाल ओ को छोड़ देते हैं क्योंकि दीर्घ स्वर संधि की बात चल रही है, उसी पर अपने ध्यान को हम केंद्रित करते हैं। हम तो यूं देख लेंगे इस शब्द में कहीं दीर्घ री, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इनमें से कोई स्वर है क्या? हाँ आ रहे हैं इनमें से स्वर, दीर्घ री भी आ रहा है, दीर्घ आ भी आ रहा है। तो दीर्घ री और दीर्घ आ के आने से हम कुछ हद तक अपने मन में इस तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि ये शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है, तो क्यों ना हम इसे दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ही तोड़ करके देखें। इधर से ही चले हम, हमें दीर्घ री मिल गया है। यहाँ पर हम जानते हैं दीर्घ री दीर्घ संधि में होता है और कब होता है साहब? जब री के बाद में और री आ जाए। इन ध्वनियों को हम उतार करके यहां लिख लेंगे और इन ध्वनियों को हम उतार करके यहां लिखेंगे। फिर बनने वाले शब्द को देखेंगे हम। हा में ओ के मिलने से हा का हलंत हट गया, ता में मिल गया री स्वर वर्ण, बन गया शब्द होत्री। इधर देखा हमने री है ही, का में बड़ा मिल गया, रा में छोटा मिल गया, बन गया रिकार। तो होत्री प्लस रिकार बराबर होत्रिकार। ये सही संधि विच्छेद हो गया, कोई मात्रागत अशुद्धि नहीं है। कल मैंने बताया था जो रिकारांत शब्द हैं, रिकारांत शब्द वो हिंदी में किस रूप में है? हिंदी में वो आकारांत रूप में है, आकारांत रूप में। यानी जो होत्री है इसका मतलब है होता, होता हवन करने वाला, यज्ञ आदि करने वाला होता है होता। कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से हम इन शब्दों का संधि विच्छेद कर लेते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हैं जो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे शब्द दिया गया है द्राक्षाशय, द्राक्षाशय, इस शब्द का संधि विच्छेद होता है, आप करके देखें उसी तरीके से, द्राक्षा प्लस आसव, द्राक्षा प्लस आसव। अब द्राक्षा का अर्थ क्या होता है?
द्राक्षा का अर्थ होता है दाख, दाख जिसको आप मुनक्का बोलते हैं, दाख। दाख जो है ये तद्भव शब्द है और द्राक्षा इसका तत्सम रूप है। संधियों के अंतर्गत हम जानते हैं तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि संधियां संस्कृत का विषय है। तो द्राक्षा प्लस आसव से द्राक्षा शब्द बन जाता है आसव। आसव का मतलब हम अच्छी तरह से जानते हैं, अर्क होता है, रस होता है। आसव का मतलब रस या अर्क। असव नहीं होता शब्द, आसव ही होता है। जब आप निकालेंगे, इधर द्राक्षा आपको निकालना पड़ेगा, आपको पता लग गया कि भाई द्राक्षा होता है शब्द। इधर आप आसव निकालेंगे, बहुत सारे शब्द हैं जिनमें ये आसव निकलेगा। अगर असव निकल रहा हो तो आप उसे आसव कर लें, शुद्ध कर लें, क्योंकि असव कहीं पर भी निकलने वाला शब्द नहीं है। द्राक्षा शब्द। ऐसे ही शब्द दिया गया है, मान के चलिए फलासव, फलासव, तो इसका भी हो जाएगा फल प्लस आसव। ऐसे ही शब्द दिया गया है द्राक्षावलेह, वही द्राक्षा निकालेंगे आप, क्योंकि द्राक्षा ही तो है इसमें, द्राक्ष नहीं निकलेगा, द्राक्षा निकलेगा। और इधर निकल करके आएगा अवलेह। अवलेह का मतलब चटनी होता है, तो अवलेह, अवलेह निकलेगा शब्द इधर। ऐसे ही शब्द दिया गया है, मान के चलिए कासामृत, कासामृत, इसका संधि विच्छेद हो जाता है कास प्लस अमृत। अमृत होता है शब्द, अमृत नहीं होता, अमृत, ये री है, अमृत पढ़ेंगे इसे। ऐसे ही बहुत से कुछ साथी जो है इसको बोलते हैं पृथ्वी, इसका उच्चारण पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी, पृथ्वी इसका उच्चारण होगा, सही उच्चारण है पृथ्वी। तो ये री है, अमृत, अमृत इसे बोलेंगे। ये कास, कास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है खांसी, खांसी इसका तद्भव रूप होता है। और तत्सम शब्दों की संधियां होती हैं, तो कास जो है इसका मतलब खांसी होता है, ये तद्भव शब्द है कासामृत। ऐसे ही शब्द दिया गया है, मान के चलिए आपके लिए हास्यास्पद, तो ये बन जाएगा हास्य प्लस आस्पद। अब ध्यान रखें आस्पद ही होता है शब्द, अस्पद कहीं पर भी निकलने वाला नहीं है। अस्पद नहीं निकलेगा, आस्पद निकलेगा, चाहे हास्यास्पद हो चाहे प्रेरणास्पद हो, तो आस्पद निकलेगा। अस्पद कहीं पर भी निकलने वाला शब्द नहीं है। ऐसे ही प्रेरणा, प्रेरणार्थक, संधि विच्छेद होता है प्रेरणा प्लस अर्थक। अर्थक होता है शब्द, आर्थक कहीं पर भी नहीं निकलेगा। ऐसे हमें अपनी समझ बढ़ाते हुए चलना है, आर्थक नहीं निकलेगा। प्रेरणा प्लस अर्थक बराबर प्रेरणार्थक। विचारार्थक, विचार प्लस अर्थक, तो अर्थक निकलेगा, प्रेरणार्थक। ऐसे ही शब्द दिया गया है प्रेरणात्मक, तो हो जाएगा प्रेरणा प्लस आत्मक। यहां आत्मक निकलेगा शब्द, आत्मक कहीं पर भी नहीं निकलेगा, चाहे प्रेरणात्मक हो, चाहे निबंधात्मक हो, चाहे विचारात्मक हो, तो आत्मक निकलेगा शब्द। विचारात्मक, विचार प्लस आत्मक, भावात्मक, भाव प्लस आत्मक, निबंधात्मक, निबंध प्लस आत्मक, लघुत्तरात्मक, लघुत्तर प्लस आत्मक। तो इस तरह से ये आत्मक निकल करके आएगा शब्द, आत्मक निकल करके कहीं पर भी नहीं आएगा। और देखते हैं कुछ शब्द हम।
जैसे शब्द दिया गया है हमारे लिए, मान के चलिए फणींद्र। फणींद्र वासुकी को कहते हैं, शेषनाग को कहते हैं वासुकी, शेषनाग, ये फणींद्र के पर्यायवाची हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है फणी प्लस इंद्र। फणी इसी तरह से लिखा जाता है, अणा में बड़ी की मात्रा आती है, फणी प्लस इंद्र से फणींद्र बन जाता है। ऐसे ही शब्द है शचींद्र, इसका संधि विच्छेद होता है शची प्लस इंद्र। शची इंद्र की पत्नी का नाम है, तो शची प्लस इंद्र से शचींद्र बन जाता है। ऐसे ही शब्द दिया गया है, मान के चलिए आपके लिए महतीक्षा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा महती प्लस इच्छा, महतीक्षा हो जाएगा, महती प्लस इच्छा बराबर महतीक्षा। ये महान का स्त्रीलिंग रूप है महती। इच्छा चूंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग का है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग का जुड़ेगा इसके साथ में। कई बार क्या है, मैं संधि से अलग थोड़ा सा चल रहा हूं, या एक शब्द के माध्यम से इसी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान के चलिए शब्द दिया गया है महाराजा। महाराजा का आप विग्रह करते हैं समास के अंतर्गत कि भाई महान है जो राजा, महान है जो राजा, इस तरह से कर देते हैं। और एक शब्द दिया गया है महारानी। महारानी का भी विग्रह ज्यादातर हमारे साथी इसी तरह से करते हैं, महान है जो रानी, जबकि नहीं, महान विशेषण पुल्लिंग का है, पुल्लिंग विशेष्य का विशेषण है महान, तो महान विशेषण का प्रयोग तो पुल्लिंग के साथ में करना चाहिए। लेकिन जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, अगर विशेष से स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी क्या होगा, स्त्रीलिंग का ही होगा। विशेषण और विशेष्य का लिंग और वचन समान होना चाहिए। तो इसका जो विग्रह हम करेंगे महारानी का, तो इसका विग्रह होगा महती है जो रानी, महती है जो रानी। तो महान है जो रानी गलत होगा, महती है जो रानी इसका समास विग्रह बिल्कुल सही होगा। तो महती प्लस इच्छा से महती इच्छा बन जाएगा। बस इस महती शब्द को समझाना मेरा उद्देश्य था यहाँ, इसीलिए आपको दो सामासिक पदों के विषय में बताया मैंने। अब इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए लघुत्तर, तो लघुत्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा लघु प्लस उत्तर। देखिए मित्रों, लघुत्तर शब्द बना कैसे है, लघु प्लस उत्तर से बन गया ये। यद्यपि उत्तर शब्द भी टूट जाता है, इसका संधि विच्छेद भी हो जाता है, पढ़ेंगे हम अभिन्न संधि के अंतर्गत। फिलहाल एक शब्द है लघुत्तर और एक इस तरह से, ये देखो दोनों शब्दों को मैं यहां पर लिख रहा हूं, लघुत्तर और ये लघुत्तर। दोनों शब्द वर्तनीगत दृष्टि से शुद्ध हैं, अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हैं। यह लघुत्तर जो शब्द है ये संधि युक्त पद है। लघु प्लस उत्तर दीर्घ संधि हो गई, यह अंतिम ध्वनि छोटा हो, यह प्रारंभिक ध्वनि छोटा हो, और दोनों के योग से बन गया लघुत्तर शब्द। लघु प्लस उत्तर से क्या हो जाता है, लघुत्तर। दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ये जो है लघुत्तर शब्द, ये कैसे बना है, ये लघु में तरप प्रत्यय जुड़ा हुआ है संस्कृत का, और हम जानते हैं तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तर, जिसके माध्यम से विशेषण की उत्तरावस्था बनती है, विशेषण की उत्तरावस्था बनती है। जब दो के मध्य तुलना की जाती है तो विशेषण की उत्तरावस्था बनती है वहां पर। लघुतर का मतलब होता है से लघु, उससे लघु, उससे छोटा। लघु का मतलब छोटा होता है, उससे छोटा लघुतर। और एक शब्द होता है लघुत्तम। लघुत्तम जो शब्द होता है हमारा लघुत्तम, ये शब्द भी ऐसे ही बना है,
यहाँ मूल शब्द है लघु और संस्कृत का तमक प्रत्यय इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका शेष रहता है तम और शब्द बन जाता है लघुतम। लघुतम का मतलब सबसे लघु। ये जहां तमक प्रत्यय जुड़ जाता है वहां विशेषण की उत्तम अवस्था बन जाती है। विशेषण की उत्तम अवस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था होती है और एक उत्तम अवस्था होती है। अगर मैं शब्द लिखूं लघु तो ये विशेषण की मूल अवस्था है, और अगर मैं लिखूं लघुत्तर तो विशेषण की उत्तर अवस्था बन जाती है, और अगर मैं लिखूं यहां लघुत्तम तो ये विशेषण की बन जाती है उत्तम अवस्था। ये मूल अवस्था है, ये उत्तर अवस्था है और ये है उत्तम अवस्था। इस तरह तरक और तम प्रत्यय जोड़ करके विशेषण की अवस्थाएं भी बनाई जाती हैं। और देखते हैं हम कुछ शब्द अपने। शब्द दिया गया है जैसे हमारे लिए अभय प्लस अरण्य, और इसका हमें संधि युक्त पद बनाना है। हम जानते हैं कि अभय की जो अंतिम ध्वनि है वह छोटा आ है और अरण्य की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा आ है। इन दोनों ध्वनियों को हमने देखा कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि छोटा, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि छोटा, आ के बाद में आ गया, संधि करेंगे दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाएगा। ये अभय उतर करके यहां आ जाएगा और रण्य उतर करके यहां आ जाएगा। इनको हम मिला के लिखेंगे। इस या में ये बड़ा आ मिल, अच्छा संधि कर रहे हैं हम, या में बड़ा आ मिल जाएगा, रण्य को ज्यों की त्यों हमने लिख दिया और शब्द हो गया अभयारण्य। तो अभय प्लस अरण्य से बनता है अभयारण्य। अभयारण्य शब्द की वर्तनी आप मित्रों कई बार शुद्ध वर्तनी में ये शब्द पूछा जाता है, तो अभयारण्य शब्द यूं ही लिखा जाता है, ये सही है। कुछ हमारे साथी इसका उच्चारण करते हैं अभयारण्य, और अगर इस तरह से आप इसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये वर्तनीगत अशुद्धि है। अभयारण्य इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए एक शब्द और है आपके लिए, उसका हम अब संधि विच्छेद करके देखेंगे। अभी तो हमने संधि की यहां अभयारण्य की। एक शब्द ऐसा ही और है, शब्द दिया गया है दंडकारण्य, और इसका हमें करना है संधि विच्छेद। विच्छेद वाला जो तरीका होता है उसी के अनुसार आप चलेंगे। देखिए दा में छोटा मिल रहा है, टवर का पंचम वर्ण आधा है ही जो मिल रहा है डा में भी छोटा है, का में बड़ा आ है, रा में छोटा है, टवर का पंचम वर्ण अड़ा मिल रहा है या में, और या में है छोटा। इन ध्वनियों के योग से दंडकारण्य शब्द बना। हमें इसका संधि विच्छेद करना है, तो याद कीजिए मित्रों अपनी वही बातें। छोटा मूल स्वर वर्ण नहीं टूटेगा, फिर छोटा मूल स्वर वर्ण नहीं टूटेगा, बड़ा मूल स्वर वर्ण नहीं टूट जाता है। हम जानते हैं बड़ा दीर्घ संधि होता है, और कब होता है जब आ के बाद में क्या आ जाए आ। हमारा काम हो गया। इन ध्वनियों को हम नीचे उतार लेंगे। देखिए उतार ली ये ध्वनियां मैंने यहां, और इन ध्वनियों को मैंने यहां उतार लिया। अब इनको मिलाकर के लिखा मैंने। दा में छोटा मिल गया, दा का हलंत हट गया, अड़ा मिलेगा डा में, और डा में मिलेगा छोटा, तो ये मिल गया साहब। का में मिल गया छोटा, ये मिल गया साहब, दंडक बन गया शब्द। इधर आ है ही, रा में मिल गया छोटा, रा का हलंत हट गया, अड़ा मिलेगा या में, ये मिल गया अड़ा या में, और या में भी मिला दिया मैंने छोटा, तो या का हलंत हट गया, बन गया अरण्य। तो दंडक प्लस अरण्य बराबर होता है दंडकारण्य। दंडकारण्य शब्द इसी तरह से लिखा जाता है। वर्तनीगत शुद्धि आप देख लीजिए, दंडक प्लस अरण्य बराबर दंडकारण्य। अरण्य का मतलब जंगल होता है, वन होता है। तो इस तरह से हम दिए गए किसी शब्द का संधि विच्छेद कर लेते हैं। मित्रों उदाहरण बहुत है अभ्यास करने के लिए।
आप पाठ्य पुस्तक के सहारे भी अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य आपको तरीका बताना है कि किस तरह से हमें संधि विच्छेद करना है, किस तरह से हमें संधि करनी है। और भी आप बहुत सारे उदाहरण अभ्यास के लिए यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नोट कर रहा हूं कुछ उदाहरण। शब्द दिया गया है भूर्ध्व, करके देखना है इसका संधि विच्छेद होता है भू प्लस ऊर्ध्व। हुआ कैसे है, उस तरीके से कुछ शब्दों पर आप थोड़ा सा अभ्यास करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस शब्द दिया गया है, मान के चलिए भूष्मा, ये शब्द बना है भू प्लस ऊष्मा से। शब्द दिया गया है चमूर्जा, संधि विच्छेद होता है चमू प्लस ऊर्जा। चमू में मां में बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसका मतलब होता है सेना, चमू सेना का पर्यायवाची है। शब्द दिया गया है बधूर्मी, बधूर्मी बधू प्लस ऊर्मी। बधू में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, ऊर्मी में भी बड़ा ऊ होता है ये। तो इस तरह की ये वर्तनी आपको देखनी है। बधू में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है। कुछ साथी जो है वधु को यूं लिखते हैं, ये गलत है, ये वर्तनीगत अशुद्धि है। वधु में धा में बड़े ऊ की मात्रा आती है वधु। ऐसे ही शब्द दिया गया है बहुतेजक, संधि विच्छेद हो जाएगा बहु प्लस उत्तेजक। बहु इस तरह से लिखा जाता है, हा में छोटा हुआ आता है बहु, बहु प्लस उत्तेजक बराबर बहुतेजक। शब्द दिया गया है लघुपल, ये बनता है लघु प्लस उपल से। उपल इस तरह से लिखा जाता है। देखिए मित्रों, उपल एक शब्द तो होता है उपल और एक शब्द होता है उत्पल। कई बार युग्म शब्द आ जाते हैं। उपल का मतलब होता है पत्थर या ओले और उत्पल का मतलब होता है कमल। आपने शब्द सुना होगा नीलोत्पल, तो उत्पल माने कमल होता है, उपल माने होता है पत्थर या ओले। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए शब्द दिया गया है आपके लिए पितृण, आप संधि विच्छेद कर लेंगे उसका पितृ प्लस ऋण। एक बार उस तरीके से अभ्यास करके जरूर देखना। मातृण है, ऐसे ही शब्द मातृण बन जाता है। मातृण का संधि विच्छेद होता है मातृ प्लस ऋण, मातृ प्लस ऋण हो जाता है मातृण का। पितृण का पितृ प्लस ऋण हो जाता है। बहुत सारे शब्द यहाँ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों के रूप में आपने पढ़े हैं और आपको आते हैं, इस समय याद भी आपको आ रहे होंगे, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मुझे यहाँ पर उतने ही उदाहरण लिखने पड़ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हुए आपका ध्यान आकृष्ट करूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दीर्घ स्वर संधि नहीं होती, लेकिन वो शब्द दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों की भ्रांति जरूर पैदा कर देते हैं और वो शब्द हमारे गलत हो जाते हैं। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए सत्यानाश। मित्रों, सत्यानाश शब्द का संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस नाश। कई बार पूछे गए शब्द हैं ये। मध्य में स्वर का आगम हुआ है और दोनों ओर हमने मूल शब्दों को लिख दिया है सत्य प्लस नाश। सत्य प्लस अनाश नहीं होता या अनाश नहीं होता। जब सत्य का नाश हो जाता है वही तो सत्यानाश है, तो अनाश निकल करके नहीं आएगा। सत्य प्लस नाश से सत्यानाश बनता है, ये ध्यान रखना है। आता है सत्यानाश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस नाश। ऐसे शब्दों में संधि का नाम नहीं पूछा जाता, केवल संधि विच्छेद करवाया जाता है। अब इन शब्दों को मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं कि ये जो शब्द हैं ये दीर्घ स्वर संधि की भ्रांति उत्पन्न करते हैं और हमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण मान बैठते हैं जो गलत है। ऐसे ही शब्द दिया गया है विश्वामित्र,
इस शब्द का संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस मित्र, अमित्र नहीं होता। कई बार कुछ छात्र निकालते हैं विश्व प्लस अमित्र और दीर्घ संधि करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इस तरह से नहीं होता। ऐसे ही शब्द है मूसलाधार, इस शब्द का संधि विच्छेद भी मूसल प्लस धार होता है, आधार या आधार नहीं होता। मूसल प्लस धार से मूसलाधार बनता है। मूसल के समान मोटी मोटी धाराएं, वो है मूसल प्लस धार से मूसलाधार शब्द। दोनों और मूल शब्दों को हम निकाल लेते हैं। इन सब के मध्य में स्वर का आगम हुआ है। ऐसे ही शब्द है दीनानाथ, ये शब्द बना है दीन प्लस नाथ से। जो दीनों के नाथ हैं वो दीनानाथ हैं। अनाथ निकल करके नहीं आएगा, अनाथ निकल करके नहीं आएगा, केवल नाथ निकल करके आएगा। दीन प्लस नाथ बराबर दीनानाथ। तो ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो भ्रांति उत्पन्न करते हैं हमें कि इनमें दीर्घ संधि है, इनमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। कुछ ऐसे ही दो चार शब्द और मैं आपको बताऊं, वो शब्द भी हमें भ्रांति उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। कुछ शब्द इस तरह से हैं, जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए स्वाधीन, शब्द दिया गया है स्वार्थ, शब्द दिया गया है स्वाभिमान, शब्द दिया गया है मान के चलिए स्वावलंबी, स्वावलंबी शब्द दिया गया है। ये शब्द दिए गए हैं क्योंकि एक शब्द हमने जो बहुत प्रचलित, बहुत चर्चित और प्रसिद्ध शब्द है, और वो शब्द है स्वागत। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद करना बच्चा बच्चा भी जानता है और वो इसे यण संधि के अनुसार तोड़ देता है, सु प्लस आगत। हालांकि हमने यण संधि नहीं पढ़ी है, हम केवल दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं। लेकिन जब स्वागत का संधि विच्छेद छात्र सु प्लस आगत करता है तो उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि जहां किसी शब्द में स्व आ रहा है प्रारंभ में, उस स्व को सु में बदल देते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट स्वाधीन को कर देते हैं सु प्लस अधीन, स्वार्थ को कर देते हैं सु प्लस अर्थ, स्वाभिमान को कर देते हैं सु प्लस अभिमान, स्वावलंबी को सु प्लस अवलंबी। मित्रों, सु प्लस अधीन से स्वाधीन नहीं बन सकता, सु प्लस अर्थ से स्वार्थ नहीं बन सकता, सु प्लस अभिमान से स्वाभिमान भी नहीं बन सकता। इस तरह सु के लगाने से इनका संधि विच्छेद जो किया गया है वो गलत है। इनका संधि विच्छेद ऐसे नहीं होता। क्यों गलत है, मैं हल्का सा आपको संकेत करते हुए बताऊं। जैसे स्वाधीन शब्द है, किसी छात्र ने कर दिया, मान के चलिए इसका संधि विच्छेद सु प्लस अधीन। शुद्ध वर्तनी अधीन है, आधीन नहीं होता शब्द। अगर कोई स्टूडेंट इसका सु प्लस अधीन करता है तो जरा सु प्लस अधीन से शब्द बना करके देखें शब्द क्या बनता है। सु की जो अंतिम ध्वनि है वो उ हो गई और अधीन की प्रारंभिक ध्वनि आ हो गई। हम यण संधि में एक नियम पढ़ते हैं कि जब उ के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो भाई उ का हो जाता है वा। उ के बाद में असमान स्वर के आने पर संधि करेंगे हम तो उ के स्थान पर क्या हो जाता है, बा हो जाता है। उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, जैसे अ समान नहीं है तो यण संधि का नियम लागू हो जाता है, उ के स्थान पर कर देते हैं हम बा। ठीक है, कर दिया। अब ये सा उतर के यहाँ आ गया और अधीन उतर करके यहाँ आ गया। अब इनको हमने मिला के लिखा, सा मिलेगा वा में और वा में फिर कौन सा स्वर मिलेगा, छोटा, और शब्द क्या बनेगा, स्वाधीन। जबकि सही शब्द क्या है हमारा, स्वाधीन। तो मित्रों, स्वाधीन है, स्वार्थ है, स्वाभिमान है, स्वावलंबी है, इन्हें आप स्वागत की तरह से इनका संधि विच्छेद ना करें। ये यण संधि के उदाहरण नहीं है, ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। स्वाधीन का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अधीन।
स्व की अंतिम ध्वनि छोटा आ है और अधीन की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा आ है। आ के बाद में आ जाता है तो दीर्घ संधि के अनुसार दोनों के स्थान पर बड़ा आ हो जाता है। ये स्व उतर के यहाँ आएगा, धीन उतर के यहाँ आएगा, मिला के लिखेंगे वा में मिल जाएगा बड़ा आ और शब्द बन जाएगा स्वाधीन। तो मित्रों स्वाधीन का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अधीन। ऐसे ही इन्हें आप दीर्घ स्वर संधि के अनुसार इनका संधि विच्छेद कर लेंगे। स्वार्थ का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस अर्थ, आप करके देखना उसी तरीके से। स्वाभिमान का हो जाता है स्व प्लस अभिमान, ये भी इसी तरीके से आप करके देख सकते हैं। स्वावलंबी का संधि विच्छेद हो जाता है स्व प्लस अवलंबी, आप करके देखना। निश्चित रूप से आप इसी तरह से इनका संधि विच्छेद कर पाएंगे। अगर आप सु लगा कर करेंगे तो शब्द के बनाने पर ये शब्द निर्मित नहीं होंगे। तो इस तरह की मैंने सामान्य सी जानकारी आपको दीर्घ स्वर संधि से संबंधित प्रदान की है। अगली कक्षा में हम स्वर संधि के अगले भेद पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से ये वीडियो आपको स्वर संधि को समझने में, दीर्घ स्वर संधि को समझने में मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।